बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ ये एक सच्चा वाक़या है जो एक लड़की के साथ पेश आया। एक लड़की के जिस्म पर एक जिन ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद उसको ऐसी ऐसी सज़ाएं दी कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन, जब से मैंने ये वाक़या सुना है मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको नहीं सुन सकेंगे। जी निहायत ही होलनाक और डरावना वाक़या है। उस जिन ने उस लड़की को कैसी कैसी सज़ाएं दी और किस तरह उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। कोई इंसान उम्मीद ही नहीं कर सकता कि एक जिनजाद एक लड़की के साथ इस तरह जुल्म कर सकता है। नाज़रीन, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी रूह तड़प उठेगी किस तरह उस लड़की पर उस जिनजाद ने जुल्म किया और उसको इस कैद में डाल दिया। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। मासी देख, बहुत देर हो गई है, अब तू जाने दे। वो रूहानसी हो गई। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, पहले कुछ खा पी तो ले। उनके माथे पर बल पड़ गए। अब्बा ने फिर कल नहीं आने देना मासी, उसने जिताया। ये अपने अब्बा की धमकी किसी और को देना। मैं नहीं डरने वाली उस चंगेज खान की औलाद से। देखती हूँ कैसे नहीं आने देगा। उन्होंने हाथों को मखसूस अंदाज में नचाकर सर झटका। आखिरकार वो उकता कर वापस वहां जा बैठी जहां सजी धजी लड़कियां शर्माई लज्जाई रज्जू को घेरे गीत गा रही थी। आज रज्जू की मेहंदी थी और वो जिद करके आई थी क्योंकि उसके अब्बा जी उसे कहीं भी नहीं जाने देते थे। वो मिजाज के काफी सख्त थे और यही वजह थी कि उसकी सारी सहेलियां उनसे डरती थीं। अपनी शादी का कार्ड रज्जू ने खुद उनके घर पर आकर दिया था। उसने उसके अब्बा से दरख्वास्त की थी कि वो इसे शादी पर जरूर ले आए, तब कहीं जाके वो राजी हुए थे। वो जो दूसरी सहेलियों की तरह लहक लहक कर गीत गा रही थी, घड़ी पर नजर पड़ते ही उसकी जुबान को ब्रेक लग गए। अब्बा के बारे में सोचकर उसका दिल फंक्शन से यकदम उचाट हो गया। घर से निकलते वक्त अब्बा ने उसे कहा था कि जल्दी आ जाना, मगर यहाँ रज्जू की माँ उसे जाने ही नहीं दे रही थी। मासी चाहे अब्बा से ना डरती हो, मगर नाजिया तो अब्बा के नाम से ही लरस जाती थी। खाने से इंसाफ करने के बाद वो फिर रज्जू की माँ के सर पर पहुंच गई। मासी, अब मुझे छोड़ने चलेगी ना तू? हाय नहीं नाजी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ठहर जा, अशफाक से कहती हूँ तुम सबको छोड़ाए। वो अपने बाजुओं को दबाते हुए चारपाई पर बैठकर कराने लगी। अशफाक, ओए अशफाक। अपना नाम सुनते ही वो भागा चला आया तो मासी ने कहा, जा भागकर इन सबको इनके घर छोड़ कर आ। नाजिया और उसके साथ खड़ी बाकी की 5 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए मासी ने हुक्म चलाया। चले। मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाकर अशफाक मान गया। रात बहुत तारीख थी, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तो कहीं चमगादड़ और झिंकड़ों की मखसूस आवाज़ें थीं। गर्ज के किसी चौपाई की जुबान को लगाम न था। बाकी लड़कियों की तरह उसे भी खौफ आ रहा था। गांव के सुनसान रास्तों ने रात की तारीकी में अपने तेवर ही बदल लिए थे। वो खेतों के दरमियान कच्चे रास्तों से गुजर रहे थे। अब तक 3 लड़कियों के घर आ चुके थे, इसलिए नाजिया के अलावा 2 लड़कियां और भी थीं और तीसरा अशफाक था जो सबसे आगे चल रहा था उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। अभी और कितना चलना है, मैं थक गई हूँ, माफिया ने पूछा तो अशफाक को गुस्सा आ गया। चुपचाप चलो बीबी, मैं तुमसे ज्यादा थका हुआ हूँ। वो जो इतनी सर्दी में बिस्तर से निकल कर आया था उसकी बात सुनते ही बिगड़ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। अंधेरा है ना, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आफिया ने बोलना फर्ज समझा। मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं। अब की बार उसने मुड़कर तीनों लड़कियों को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा और फिर से चलने लगा। नाजिया ने नागवारी से उसकी पुश्त को घूरा। वो उसे अपने अब्बा ही की तरह बदमिजाज लगा, ताहम सब ने अपनी जुबान को बंद रखा, वरना मुमकिन था कि घर जाने की बजाय ये बंदा इन्हें ऊपर पहुंचा देता। अब रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, वहां से गुजरते हुए सबकी टांगें कांप रही थी, सवाए अशफाक के जो खुद भी कोई जिन ही लगता था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। जाहिर था कि वो इस जगह से जल्द अज जल्द निकलना चाहता था। उसे देखकर बाकी सब भी तेज तेज चलने लगे। नाजिया सबसे आखिर में चल रही थी। उसकी नज़र कब्रिस्तान में कहीं कहीं दिखाई देने वाले दरख्तों पर जा रही थी, जिनके पत्तों की सनसनाहट से हवा में अर्दाश पैदा हो रहा था। यकलख्त एक दरख्त के पास वो रुकी और उसकी चीख निकल गई। सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए। क्या हुआ? अशफाक उसकी तरफ आया। कुछ नहीं, बस। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। उसका पाँव फिसला था और इसी वजह से उसके जूते का स्ट्रिप खुल गया था। उसने साथ खड़े दरख्त से टेक लगाई और पाँव ऊपर करते स्ट्रिप बंद किया।
جب جانے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا دوپٹہ کھینچا گیا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو درخت کی ٹہنی اس کا آنچل تھامے جھوم رہی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنا دوپٹہ کھینچا، پھر ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ اس کا پاؤں مڑ گیا اور ساتھ ایک قبر جس میں سوراخ تھا اس میں گھس گیا۔ اس کی چیخیں فضا میں بلند ہونے لگی۔ لڑکیوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ تو زمین سے جیسے چپک گئی۔ اشفاق نے بھی اسے اوپر کو اٹھانا چاہا مگر بے سود، اس کے ہاتھ پاؤں کے طوطے اڑ گئے۔ میرا پاؤں جل رہا ہے، نکالو اسے باہر۔ وہ درد کی شدت سے دوہری ہو گئی، آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس کا پیر ٹخنے سے اوپر تک قبر میں تھا۔ اسے دیکھ کر باقیوں کی بھی جان فنا ہونے لگی۔ آخر کار اشفاق نے نیچے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے جسم کا زور لگاتے ہوئے اس کا پیر کھینچا۔ اب وہ قبر سے باہر تھا مگر یہ کیا، اس کا جوتا پگھلا ہوا تھا اور سارا پاؤں بھی جل گیا تھا۔ اشفاق نے چھٹ سے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ لڑکیاں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہیں لگا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھی چیز ان کے ساتھ بھاگ رہی ہو۔ جلدی وہ وہاں سے باہر آ گئے۔ قبرستان کے ختم ہوتے ہی اشفاق کو لگا جیسے کوئی بھاگ کر اس کے پاس آ رکھا تھا اور پھر اس کے بازوں میں جھولتی نازیہ پر جھکا تھا۔ وہ اسے دیکھ تو نہیں سکا تھا مگر محسوس کر رہا تھا۔ نازیہ نے پٹ سے آنکھیں کھولتی۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوفناک لگ رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، اس نے اصیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ تو تھا اس کی آواز میں جو اشفاق نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنے قدموں پر چلنے لگی۔ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا پیر جل چکا تھا مگر وہ چل رہی تھی، وہ بھی بغیر لڑکھڑائے، تیز چال سے۔ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اور اب سب سے آگے چل رہی تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اب جلدی سے اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھیں مگر کمبخت یہ راستہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر چلی جائے۔ اللہ اللہ کر کے ان کا گھر آیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نازیہ کا گھر ابھی نہیں آیا تھا۔ اشفاق کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس چلا جائے مگر وہ اس اکیلی لڑکی کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے تیز تیز چل رہی تھی، گویا اس کے پیروں میں پہیے لگ گئے ہوں جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اشفاق اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اچانک وہ رکی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز کافی بھاری ہو گئی تھی۔ پر تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ کہا نا میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا دیا اور پھر چلنے لگی۔ وہ بھی سر چٹک کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی۔ وہ پھر دھاڑی تو آنکھیں کسی انگارے کی طرح دہکنے لگیں۔ لہجے میں بجلیوں کی سی کڑک تھی۔ یہ آواز نازیہ کی نہیں تھی۔ اتنی گھمبیر آواز کسی بھی لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، آنکھیں پوری کھل گئیں جن میں حقارت واضح تھی۔ جا یہاں سے جا۔ اشفاق کو لگا جیسے دو چار لوگ اکٹھے بول رہے ہوں۔ وہ ڈر گیا۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے الٹے پاؤں پھر گیا۔ بتی چلی گئی تھی، اس لیے جو گھروں میں تھوڑی بہت روشنی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اب ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا، اس لیے بنا آہٹ کیے وہ گھر کے اکلوتے کمرے کی طرف جانے لگی۔ سلمہ یعنی نازی کی اماں جو پہلے ہی جاگ رہی تھی غصے سے اس کی طرف آئیں۔ اتنی دیر لگاتی، میں اتنی پریشان ہو رہی تھی، شکر کر تیرا ابا ابھی سویا ہے، جاگ رہا ہوتا نا تو خوب تماشا لگاتا، اسے اور آتا ہی کیا ہے۔ آئے ہائے، شرم نہیں آتی تجھے اپنے ابا کے بارے میں ایسے بولتے ہوئے؟ اچھا اماں، تھک گئی ہوں، سونے دے مجھے، باقی کی صلواتیں صبح کے لیے بچا رکھ۔ سلمہ حیرانی سے اسے تکنے لگی۔ ایسی منہ پھٹ تو وہ کبھی نہ تھی، تاہم اسے تھکا ہوا دیکھ کر خاموش رہی۔ وہ چارپائی پر ٹھہر گئی، چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی، سوئی تو پھر ہوش ہی نہ رہا۔ رات بھر وہ لڑکیاں جنہوں نے اسے یوں دیکھا تھا سو نہیں سکی تھیں۔ اس رات اشفاق کو بھی ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئی۔ نازی کے ابا خدا بخش منہ اندھیرے کسی دوست کے انتقال کی خبر سنتے ہی شہر روانہ ہو گئے۔ واپسی کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ سورج نے اپنی کرنیں بکھیری تو گاؤں کی گلیاں پھر سے روشن اور آباد ہو گئیں۔ ہرے بھرے کھیت بھی اب ویران نہیں تھے۔ دن چڑھ آیا، تمام خواتین کام کاج سے فارغ ہو چکی تھی اور نازی ابھی بھی سو رہی تھی۔ اماں کو ایک بار پھر اس پر غصہ آیا۔ ارے نازی، اریو کمبخت، اٹھ جا اب تو، کیسی منحوس تھکن تھی جو ابھی تک نہیں اتری، اور تیری نماز بھی غارت ہو گئی۔ انہوں نے اس پر سے چادر اتاری۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ انہوں نے کال تھپ تھپائے تو وہ بخار کی شدت سے دہک رہے تھے۔ ماں تو تڑپ اٹھی۔ ارے تجھے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ فکر مند ہوئی جبکہ وہ ہنوز اسی طرح سوتی رہی۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہے اماں، سونے دے۔
नकाहत भरी आवाज उभरी। उन्होंने पूरी चादर उतार कर एक तरफ रखी तो उसके पैर पर नजर पड़ते ही उनकी चीख निकल गई, हाय अल्लाह नाजी, ये क्या हुआ तेरे पैर को? अरे यो कमबख्त, हुआ क्या, बता तो सही। उससे इतना दर्द था कि वो अपना पाँव हिला भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें फिर से बंद होने लगी। शाजी, ओ शाजी, जाके मानी को बुला कर लेके आ। सहन में खेलती हुई 9 साला शाजिया ने अपनी घबराई हुई माँ को देखा और अच्छा कहकर भाग गई। इतने में दस्तक हुई। कौन? अम्मा ने पूछा। मासी, मैं हूँ, अशफाक। शनासा सी आवाज उनकी जान में जान डाल गई। आप उत्तर अंदर आ। उनकी इजाजत पर वो अंदर आया तो मासी को हवास पाख्ता देखकर उसे हैरानी नहीं हुई, लेकिन वो दहल जरूर गया था। पता नहीं क्या हो चुका था और क्या होने वाला था। देख पुत्र, नाजी को क्या हो गया? इसे बहुत तेज बुखार है और इसका पैर। वो दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखे रोने लगी। रात तक तो चंगी भली थी, पता नहीं अब क्या हो गया इसे। अशफाक भी भौंचका रह गया था कि जो हालत रात को होनी चाहिए थी वो अब हो रही थी। अशफाक ने उन्हें कुछ ना बताना ही बेहतर समझा कि उसकी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था और वो तो पहले ही बहुत घबराई हुई थी। शाजिया मानी को ले आई थी। अब वो और अशफाक गांव से थोड़े फासले पर मौजूद क्लिनिक पर गए थे और डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने नाजिया के पाँव से जब जूता अलग किया तो उसकी जान निकल गई और वो बेइंतहा रोने लगी। मुकम्मल मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने कुछ अद्वियात लिख कर दी जो कि मानी ले आया था। डॉक्टर का कहना था कि इसका पाँव जला तो जला है, मगर इसके पाँव की हड्डी भी टूट चुकी है, इसीलिए इसे बुखार है। उसे इस कदर तकलीफ थी कि नाजिया तो बोल ही नहीं पा रही थी और बुखार इतना शदीद था कि उस पर नींद बेहोशी तारी थी। डॉक्टर ने भी नींद का इंजेक्शन दे दिया, इसलिए वो सो गई। सलमा उलझ गई कि ये सब कब और कैसे हुआ, क्योंकि नाजी के अलावा कोई नहीं जानता था और वो बताने की पोजीशन में नहीं थी। कैसी है हमारी रज्जो? सुरैया, आफिया और माफिया की माँ रज्जो के घर आई हुई थी। आज पराई हो जाएगी हमारी रज्जो। नफीसा, रज्जो की माँ ने दुख से कहा तो रज्जो की आंखें डुबडुबा गई। रुला दिया ना बेचारी को। सुरैया ने प्यार से उसे खुद से लिपटा लिया। माफिया और आफिया नहीं आई? रज्जो ने आंखें साफ करते हुए पूछा। यही तो मैं पूछने आई थी कि रात को ऐसा क्या कहा था तुमने कि सुबह से दोनों बीमार पड़ी है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अम्मा से पूछो कि इसने क्या खिलाया था मेरी सहेलियों को। रज्जो मुस्कुराई। हाँ, सुबह अशफाक की भी तबीयत खराब थी, पता नहीं क्या हुआ था उसे। नफीसा परेशान नजर आई। अस्सलाम वालेकुम चाची। अशफाक ने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, सुरैया ने जवाब दिया। अम्मा, नाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका पैर जला हुआ है और उसकी हड्डी भी टूट गई है। मैं अभी उनके घर से आ रहा हूँ, तू भी चली जा, पूछ ली उसकी तबीयत। वहाँ बैठे अफराद पर धमाका हुआ। वो हैरान हो गए उसकी बात सुनकर। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया बच्ची को? रात तक तो ठीक थी जब यहाँ से गई थी। नफीसा ने दिल गिरफ्तगी से कहा। उन दोनों ने खुदा बख्श के घर की राह ली और उसकी सहेली रज्जो दिल पर हाथ रखकर बैठी रह गई। सुरैया अपने घर वापस आई तो अपनी बेटियों माफिया और आफिया को नाजिया का हाल बताया, मगर वो तो पहले से ही जानती थी। वो जानकर हैरान हुई कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकती है। रात को तो ठीक ठाक चल रही थी, मगर अब ऐसा क्यों? दोनों ने सुरैया को रात वाला वाकया बताया तो उसके होश उड़ गए। अम्मा, नाजी का पैर कब्र में फंस गया था। आधे रास्ते अशफाक उसे उठाकर लाया था और फिर आधा रास्ता वो खुद ही चल कर आई थी, जैसे उसे तो कुछ हुआ ही ना हो। माफिया ने जब अपनी माँ सुरैया को बताया तो वो हैरान रह गई। वो अभी नफीसा के साथ उसके घर गई थी। सलमा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। नाजिया ही बता सकती थी कि असल में हुआ क्या था और वो बेहोश थी उस वक्त। उन्होंने उन दोनों बहनों को नाजिया के पास जाने से मना कर दिया और खुद दोबारा सलमा से मिलने चली गई। उनकी बात पर सलमा को भी यकीन न आया। अभी 2 घंटे पहले अशफाक आया था, उसने तो कुछ नहीं बताया। क्या अशफाक ने तुम्हें बताया कि वो यहाँ क्या करने आया था? सुरैया की आवाज़ पर वो चौंके बिना ना रह सके। उन्होंने तो अशफाक से पूछा ही नहीं था कि वो क्यों आया था, और जहाँ तक उन्हें याद था कि वो बगैर किसी काम के नहीं आता था, तो यकीनन वो नाजिया का पता कर नहीं आया होगा। शाम से पहले अशफाक ने फिर चक्कर लगाया तो नाजिया की माँ सलमा ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए सब कुछ बताने को कहा। फिर अशफाक ने बिला झिझक सब कुछ उगल दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब बात चुपी नहीं रहेगी। नाजिया सहन में खड़ी पानी पी रही थी जब सलमा ने उसे देखा। वो हक्का बक्का रह गई। नाजी अपने पाँव पर खड़ी थी और सिर्फ खड़ी नहीं थी बल्कि चल भी रही थी। सलमा की तो चीख निकल गई। नाजी चिढ़कर अपनी माँ को देखने लगी। फिर उसने पानी पीकर गिलास खड़े पर रख दिया। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। वो आराम से चलती हुई आई और चारपाई पर लेट गई। नाजी, सलमा उसकी चारपाई के करीब आकर बोली तो उसने पट से आंखें खोल दी। उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वो दहल कर चारपाई से दूर हो गई।
नाजी ने फिर आंखें बंद कर ली। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद वो हकीकी मानों में डर गई। आज वो फिर देर से उठी थी मगर चारपाई से ना उतर सकी। दर्द की शिद्दत से वो मुसलसल रो रही थी। अम्मा ने उसे दवाएं दी मगर तकलीफ कम नहीं हुई। शाम को जब खुदा बख्श घर आए तो सलमा के चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखकर परेशान हो गए। सलमा ने उन्हें गुज़िश्ता 2 रोज़ की रोदात सुनाई मगर अशफाक इसमें शामिल न था क्योंकि वो अशफाक को पसंद नहीं करते थे। कैसे जला तेरा पैर? वो नाजी के पास गए तो उसे भी पूछने लगे। कब्र के अंदर चला गया था, फिर जलन होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कब्र में आग लगी हो। उस वक्त को याद करके उसकी रूह कांप उठी। कौन था तेरे साथ? घर कैसे आई थी तू? अशफाक के साथ। उसका तो नाम सुनते ही वो हत्थे से उखड़ गए और उसकी हालत की परवाह किए बगैर एक जोरदार थप्पड़ नाजिया के मुंह पर दे मारा। अशफाक, वो क्या कर रहा था तेरे साथ? तू चल नहीं सकती थी ना? पाँव टूट गया था ना तेरा? तो क्या वो तुझे उठा कर लाया था? उनकी धाड़ सुनकर सलमा भाग कर आई और नाजी पर झुके हुए खुदा बख्श को पीछे धकेला। नाजी के अंदाज बदलने लगे। वो लंबे और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसकी आंखों से झांकता वहशतनाक गजब। माँ सलमा तो शिश्ता रह गई। मैं उठा कर लाया था इसे, मेरे साथ आई थी ये। वो बोली तो उन्हें लगा जैसे बादल गरज रही हूँ। करीबन 4-5 लोगों के बोलने की आवाज थी। उसका चेहरा स्याह पड़ गया। खुदा बख्श जब उसे मारने के लिए दोबारा झुका तो उसने इंतहाई आग बगोला होकर पूरी कुव्वत से अपने बाप को थका दिया। खुदा बख्श चंद फुट दूर जा गिरा। उसे लगा जैसे किसी पत्थर के हाथ उनके सीने पर पड़े हों। सीने से दर्द की टीसें उठने लगी और गिरने की चोट अलग थी। वो दर्द से कराह रहे थे तो सलमा ने आकर उन्हें उठाया। उन्होंने कमीज उतार दी। सीने पर 2 हाथ छपे हुए थे। नाजिया उन्हें घूरती उठकर सहन में चली गई। जले हुए पैर के साथ उसे ठीक ठाक चलता देखकर अब तो बाप के भी होश उड़ गए। फिर वो बिल्कुल खामोश हो गए। जान गए थे कि ये सब वो नहीं कर रही बल्कि इसके अंदर मौजूद कोई और चीज है जो उसे ये सब करवा रही है। खुदा बख्श की जब आंख खुली तो नाजी अपनी जगह पर नहीं थी। सामने लकड़ी का दरवाजा भी खुला हुआ था। उनका दिमाग भग से उड़ गया। वो फौरन बाहर गए। घर के पास ही वो एक दरख्त के नीचे सर घुटनों में दिए बैठी थी। दुपट्टे से बेनियाज उसके बाल खुले थे। वो तिलमिला गए। जवान लड़की आधी रात को घर से बाहर, वो भी इस हालत में। वो मुश्तिल से उसके पास बैठकर उसे छिंछोड़ने लगे। उसने आहिस्तगी से सर उठाकर उन्हें देखा। चेहरा सपाट था। जी चाहता है तेरा गला दबा दूं। चल अंदर। ये क्या बगैरती है? कैसे बैठी है तू यहाँ? वो घुर्राए। उसका बाजू पकड़कर जब खींचने लगे तो वो टस से मस ना हुई। तैश में आकर उन्होंने नाजी को थप्पड़ मार दिया। मर जा, मरती क्यों नहीं तू? वो उसका गला दबाने लगे। नाजी ने एक झटके से अपना गला छुड़ाया और उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखा। जवाबन वो उन पर जख्मी बिल्ली की तरह झपटी और उसका हाथ अपने बाप की गर्दन पर था। वो धान पहान सी लड़की उस वक्त जंगली बिल्ली लग रही थी। उन पर झुके उसने पूरी ताकत लगाई और उनकी चीख भी ना निकल सकी। अगली सांस गले में ही घुट कर रह गई और वो दम तोड़ गए। लेकिन फिर भी नाजी का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसने जोर से दरख्त पर हाथ मारा तो वो जड़ से उखड़कर जमीन बोस हो गया और खुदा बख्श उसमें छुप गए। अगली सुबह उनके घर कयामत बरपा थी। सफ़े मातम बिछी तो पूरा गांव आ गया। हर आंख अश्कबार थी और एक वही थी जो सबसे बेनियाज हो रही थी। सलमा को शक नहीं यकीन था कि ये उसी का काम है। उनका जनाजा अपनी आखिरी मंजिल पर रवाना हो चुका था। मोहल्ले की औरतें भी अपने अपने घरों को गईं तो उस घर में वीरानी उतर आई। सलमा रो रही थी। ये उनकी बेवकी की पहली शाम थी। नफीसा उनके साथ बैठी उनके आंसू पहुँच रही थी कि नाजिया कमरे से निकली। वो छोटे छोटे मगर तेज कदम उठाती घड़े के पास आकर रुकी। उसे ऐसे देखकर नफीसा की आंखें भी हैरत से फट गईं। वो पानी पीकर जा रही थी कि वो खुद को संभाल कर गोया हुई। बेशरम लड़की, ऐसी भी क्या नींद का नशा चढ़ा था तुझे कि बाप का मरा हुआ मुंह भी ना देख सकी? नफीसा ने नफरत से कहा और सलमा ने हकारत से निगाह फेर ली। देख कर ही सोई थी उसका चेहरा। अल्फाज थे या गोला बारी, सब भौंचका रह गए। नफीसा तो इस कदर डर गई कि वहां रुकना भी गवारा न किया। हालांकि वो रात यहीं गुजारने का इरादा रखती थी। अगली सुबह वो अशफाक और एक आलम साहब के हमरा उनके घर पर मौजूद थी। नाजिया सो रही थी तो आलम साहब ने उसके पांव पर एक डोरी बांध दी। उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। सब दम साधे खड़े थे और हमें ख्याल था कि इंसान और जिन अल्लाह पर हरगिज़ झूठ न बोलेंगे। और कुछ आदमी जिनों के मुर्दों से पनाह लिया करते थे, सो उन्होंने उनकी सरकशी बढ़ा दी। उसने अपना पांव खींचा और वो भी समझे हुए थे जैसा कि तुमने समझ रखा है कि अल्लाह हरगिज़ किसी को रसूल बनाकर ना भेजेगा। और हमने आसमान को टटोला तो हमने उसे सख्त पहरों और शोलों से भरा हुआ पाया। आलिम साहब रवानी से तलावत कर रहे थे और वो पसीने से शराबूर गहरे सांस ले रही थी
اور ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. بس جو کوئی اب کان دھرتا تو وہ اپنے لیے ایک انگارہ تاک لگائے ہوئے پاتا. اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کی نسبت ان کے رب نے راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا ہے. تلاوت سن کر سر تکیے پر پٹکتے وہ دونوں ہاتھوں سے چارپائی پر بچھی چادر کو نوچنے لگی. اور کچھ تو ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے. ہم بھی مختلف طریقوں پر تھے اور بے شک ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں جا کر کبھی عاجز نہ کر سکیں گے اور نہ ہی ہم بھاگ کر عاجز کر سکیں گے. تلاوت کلام پاک سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی. چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چیخنے لگی. اس کی آواز سے سبھی لرز گئے. ایسی خوفناک آواز کسی نے پہلے نہیں سنی تھی. کون ہو تم؟ عالم صاحب نے پوچھا. نہیں بتاؤں گا. وہ مسکرائی. اس کی نظر دوری پر تھی. بتانا تو پڑے گا. تم مجھے نہیں جان سکتے. وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے انتہائی قریب ہو کر سرگوشیوں میں کہا جیسے چیلنج کر رہی ہو. چھوڑو مجھے. اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا. میں کہتا ہوں تم اس لڑکی کو چھوڑ دو. عالم صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا. نہیں چھوڑ سکتا. وہ چلائی تو کان کے پردے جیسے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے. آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو کہ کون ہو اور کیا چاہتے ہو. عالم صاحب کا لہجہ سخت تھا مگر وہ خاموش بیٹھی مسکراتی رہی اور اس کی مسکراہٹ بہت ہی بھیانک تھی. وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں چلے گئے. انہوں نے پاؤں پر ڈوری باندھ کر اسے نازی کے جسم میں قید کر دیا تھا لیکن بے بس نہیں کر سکے تھے. وہ جو بھی تھا بہت طاقتور تھا اور اسے بے بس کرنا ان کے لیے مشکل تھا. شاید اسی کا حل نکالنے کے لیے وہ مراقبہ کر رہے تھے. اس نے غور سے عالم کو دیکھا، پھر باری باری سب پر نظر دوڑائی. سب خوف زدہ تھے. شازیہ سہم کر ماں کی گود میں چھپ گئی. اشفاق اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کی دہکتی آنکھیں اشفاق پر رکی اور اسے دیکھتی ہی چلی گئی. اشفاق کا جسم دھیرے دھیرے سیاہ ہونے لگا. درد سے وہ بلبلا اٹھا. نفیسہ اور سلمہ چیخنے لگی. عالم صاحب نے آنکھیں کھولتی. مراقبہ ٹوٹ گیا. انہوں نے غصے سے نازی کو گھورا اور وہ کہے لگانے لگی. عالم صاحب نے اشفاق پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. وہ جان گئے کہ یہاں بیٹھ کر مراقبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے کل آنے کا فیصلہ کیا. یہ رات کو اس کے سرہانے کے نیچے رکھ دینا. وہ جانے لگے تو سلمہ کو ایک تعویذ دیا. مجھے اس قبرستان میں لے چلو. اب وہ اشفاق سے مخاطب تھے. نہ عالم صاحب، میرا اشفاق پتر کہیں نہیں جائے گا. اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ نفیسہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی فکر ہوئی. کچھ نہیں ہوگا اماں مجھے، اشفاق بولا. ان سب باتوں سے شازیہ بہت ڈر گئی تھی، اس لیے نفیسہ اسے اپنے ساتھ لے گئی. یہی وہ قبر ہے عالم صاحب. اشفاق نے عالم بابا کو وہ قبر دکھائی. اس قبر میں اس کا پاؤں کیسے پھنسا تھا؟ ہاں، اس میں تو سوراخ بھی تھا، پر وہ کہاں گیا؟ اشفاق کو حیرت ہوئی. بند ہو گیا. اس قبر کو غور سے دیکھنے کے بعد ان کی نظر اس درخت پر پڑی. وہ پلکیں سکیڑ کر اس درخت کو دیکھنے لگے. اس درخت کے پاس بھی آئی تھی کیا وہ؟ ہاں عالم صاحب، یہاں اس کا پاؤں پھسلا تھا اور شاید دوپٹہ بھی اٹک گیا تھا. ٹھیک ہے، کل آؤں گا یہاں. جو ڈوری میں نے اس کے پاؤں پر باندھی ہے وہ اس چیز کو اس کے جسم سے نکلنے نہیں دے گی، اور جو تعویذ دیا ہے اسے وہ اپنی کوئی طاقت استعمال نہیں کر پائے گا. پھر میرے لیے اسے نازی کے جسم سے نکالنا آسان ہو جائے گا. وہ قبرستان کے احاطے سے اب باہر نکل آئے تھے. سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر ڈوب رہا تھا اور شام اپنے سائے پھیلا رہی تھی. سلمہ کو اپنے گھر سے خوف آنے لگا تھا. جب سے عالم صاحب گئے تھے تب سے وہ سو رہی تھی. خیر سوئی تو وہ روز رہتی تھی مگر آج اس کا چہرہ خوفناک لگ رہا تھا. چہرے پر سیاہ دھبے نمودار ہو چکے تھے. رات گہری ہوئی تو وہ تعویذ اٹھا کر اس کے سرہانے پہنچ گئی. وہ جھک کر رکھنے ہی والی تھی کہ اس نے آنکھیں کھول دی. اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. وہ مسلسل انہیں گھور رہی تھی یہاں تک کہ وہ پیچھے ہو گئی. تعویذ بھی ان کے ہاتھ میں تھا. جیسے ہی اس نے ہاتھوں پر نگاہ ڈالی تو ان کے ہاتھوں پر سیاہ رنگ چڑھنے لگا. تعویذ نیچے گر گیا. ان کی چیخیں بلند ہونے لگیں. وہ بستر سے اٹھی، پاؤں کو مخصوص انداز میں جھٹکے دیے تو ڈوری کھلتی چلی گئی. پھر وہ اپنی ماں سلمہ پر جھکی جو تکلیف کے باعث بلبلا رہی تھی، اور جب وہ اپنی ماں کے اوپر سے اٹھی تو ماں کی سسکیاں بند ہو چکی تھیں. اب اس کا رخ عالم صاحب کے گھر کی طرف تھا. اگلے دن پورے گاؤں والوں نے عالم صاحب اور نازیہ کی ماں سلمہ کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا. اشفاق ان کے گھر گیا تو وہ وہاں سو رہی تھی. اس نے پوری رات وہاں گزاری اور اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی. کبھی وہ اٹھ کر اتنا سارا پانی پیتی، کبھی ادھر ٹہلتی تو کبھی ادھر. پھر وہ گھر سے باہر نکل گئی. وہ اس کے پیچھے لپکا. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی. کچھ دیر بعد قبرستان چلی گئی اور اسی قبر کے ساتھ بیٹھ کر وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی. اس نے بہت کوشش کی مگر اس کی باتیں سمجھ نہ سکا. شاید وہ آہستہ بول رہی تھی یا پھر کسی اور زبان میں. اس کا پاؤں بالکل ویسے ہی تھا، جلا ہوا، ٹوٹا ہوا. چند لمحوں بعد وہ واپس آ کر سو گئی. وہ اس کی چارپائی کے قریب گیا تو وہ پھر بولنے لگی. چلے جاؤ یہاں سے. اب اگر دوبارہ میرا پیچھا کیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس کی آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی.
अशफाक घर से बाहर आ गया। वो जान गया था कि वो खुद बहुत किसी को नहीं छेड़ती, अगर कोई उसे तंग करे तो ही उसकी जान देती है। उस दिन के बाद फिर वो कभी यहाँ नहीं आया। गांव वालों को जब सारी हकीकत कायम हुआ तो मारे डर के कई लोग गांव छोड़कर चले गए। आज मेरी मुलाकात शाजिया से हुई, जो अब अशफाक की बीवी है। उसी ने मुझे नाजिया की कहानी बताई। उसने बताया कि अब इस घर में कोई नहीं जाता और उसका दरवाज़ा भी मुसलसल बंद रहता है, लेकिन अगर कोई मुसलसल दस्तक दे तो अपने आप ही खुल जाता है। बहुत से लोग नाजिया की कहानी जानकर मुकम्मल तैयारी के साथ उसके घर में आते हैं और उनके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर उसी वक्त खुलता है जब उनकी लाशें बाहर फेंकी जाती हैं। तजस्सुस तो सबको है ये जानने का कि वो कौन है और क्या चाहता है, मगर आज तक कोई नहीं जान पाया। लोग तो खौफ के मारे उस घर के पास से भी गुजरते नहीं है कि कहीं उसका अगला निशाना वही ना हो। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक नाजिया के जिस्म में एक खतरनाक जिन का साया पूरी तरह से सरायत कर गया है। वो अब उस जिन के कब्जे में है। वो इंतहाई खतरनाक और ताकतवर है। वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके घर की तरफ जाने से इज्तनाब किया जाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगली कहानी बहुत ही ज़्यादा होलनाक और डरावनी होने वाली है। ये एक पुरानी हवेली के बारे में कहानी है जिसमें एक रात गुजारना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ के यासीब और होलनाक बलाएं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती थी। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार है। इस हवेली में एक रात गुजारना बहुत मुश्किल था। एक लड़के जाहिद जिसका नाम था, उसने ठान ली थी और अपने दोस्तों से वादा किया था, एक शर्त लगा ली थी कि मैं इस पुरअसरार और डरावनी हवेली में एक रात गुजार कर तुम लोगों को दिखा दूंगा। उसके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए आप मेरी ज़ुबानी सुने। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ नित नए वाकयात और सच्चे वाकयात आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। ये मेरी नींद कैसे खुल गई और वक्त क्या हुआ है? वो अभी तो 12 बजे हैं। शायद ऐसे ही आँख खुल गई, नहीं किसी आहट की वजह से खुल गई है, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा है कि मुझे किसी ने झंझोर कर उठा दिया है, पर किसने? दोस्तों ने कहा था कि ये घर आसेब सता है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा वहम है। शायद मैंने उन कमबख्तों की बातें जहन में बिठा दी हैं। अब मुझे दोबारा सोने की कोशिश करनी चाहिए और फिर सुबह उनसे पैसे भी तो लेने हैं। जाहिद दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, जाहिद ने अपने दोस्तों से शर्त लगा रखी थी कि वो पुरानी हवेली में तन्हा रात गुजारेगा। ये हवेली काफी अरसे से बंद पड़ी हुई थी, इसलिए लोगों का कहना था कि ये हवेली आसेब सता है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उठाई गई थी। जाहिद और उसके दोस्तों ने बातों ही बातों में बहस छेड़ दी इसी हवेली के बारे में। जाहिद के दोस्त तो इस हवेली को आसेब सता मानते थे, लेकिन जाहिद ने न सिर्फ इस बात को मजाक में उड़ाया बल्कि एक रात हवेली में गुजारने का फैसला भी कर लिया। जाहिद के दोस्तों ने शर्त लगाई कि जाहिद अगर हवेली में पूरी रात ना गुजार सका तो 10,000 दोस्तों को देगा और वो आपस में तकसीम कर लेंगे, और अगर वो पूरी रात अंदर रहा तो सुबह हम दोस्त जाहिद को 2-2 हज़ार रुपए देंगे। तो फिर तय ये पाया कि जाहिद हफ्ते की रात हवेली में गुजारेगा। सब दोस्त मिलकर जाहिद को हवेली में ले गए और खुले हॉल में कैमरा लगा दिया ताकि जाहिद बेईमानी ना कर सके। चूंकि हवेली बहुत बड़ी थी, 9-10 नीचे कमरे थे। यकीनन अपने वक्त में ये हवेली बहुत खूबसूरत होगी और दरमियान में खुला हॉल था। जाहिद ने खुले हॉल में ही रहने का फैसला किया। वहाँ एक पुराना सोफा सेट था। जाहिद ने सोफे को थोड़ा बहुत झाड़ पोछ दिया और उस पर ही सो गया। हवेली में लाइट का बंदोबस्त तो था नहीं, इसलिए जाहिद ने सोने से पहले मोमबत्ती जलाती। लेकिन रात के इस पहर जब घड़ी तकरीबन 12 बजा रही थी तब जाहिद की आंख अचानक खुल गई, जबकि जाहिद को अभी सोए कुछ ही देर हुई थी। अब की बार जाहिद को कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी के चलने की थी, जैसे कोई चलता हुआ जाहिद के करीब आ रहा हो। मोमबत्तियां तो बुझ गई थी, इसलिए जाहिद ने अपना स्मार्टफोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जाहिद को कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। जाहिद की पेशानी पर पसीना आने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि नजर कोई नहीं आ रहा, लेकिन आवाज बाकायदा आ रही है। ये क्या मामा है? देखिए जी, आप जो कोई भी है सामने आए। ये कहते ही जाहिद सोफे पर से उठ गया। उसके सोफे से उठने की देर थी कि सोफा हवा में ऊपर को उठ गया। ये देखकर तुम्हारे हैरत से जाहिद के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी कुव्वते बिनाई पर यकीन नहीं आ रहा था। सोफा फिर हवा में उछलता हुआ दीवार से टकरा गया और फर्श पर उल्टा गिर गया। फिर अचानक दीवार पर लगी हुई घड़ी, जिसके गिर्द मिट्टी की तह जमी हुई थी और मकड़ी के जाले भी थे, वो एकदम नीचे फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। घड़ी के गिरने से पैदा होने वाली आवाज से जाहिद ने चीख मारी और कानों पर हाथ रख लिए। ये सब क्या हो रहा है? बंद करो, ये सब बंद करो, जाहिद ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा तो एक तेज हवा का झोंका आया।
हवा इतनी तेज थी कि तूफान का गुमान था। फिर तो इतनी धूल मिट्टी उड़ने लगी कि जाहिद को मजबूरन अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ देर के बाद तूफान थम गया और जाहिद ने अपनी आंखें खोल दी। उसने उस हवेली से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन ये क्या, ये तो मंजर ही तब्दील हो गया था। जहां तक उसे याद था कि वो हवेली में क्या था, जो कि काफी पुरअसरार थी। हवेली उसके घर से थोड़े फासले पर ही थी और ऐसा मंजर तो उसके घर से दूर दूर तक ना था। अब तो जाहिद अपना सर पकड़कर बैठ गया। यार मालिक, हमें तो गुमान था कि जाहिद पूरी रात हवेली में नहीं गुजार सकता, लेकिन इसने तो शर्त पूरी कर दी, इसलिए मैं तो 2000 ले आया हूँ। 5 बजे हैं, थोड़ी देर में जाहिद हवेली से बाहर आने वाला ही होगा। कमाल ने अपने दोस्त मालिक से कहा तो मालिक ने भी खुशी से कहा, कमाल, ही तो अच्छी बात है कि पुरानी हवेली के बारे में जो अफवाहें उड़ती थीं वो तो गलत साबित हुई है। हाँ मालिक, ये तो ठीक है, लेकिन जाहिद अभी तक आया क्यों नहीं? चलो जाहिद को फोन मिलाते हैं कि बाहर आप ही जाओ। उमर ने ये कहते ही जाहिद को फोन मिला दिया। लो नवाब साहब, अब फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा ये करते हैं, हम सब हवेली के अंदर चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो गहरी नींद में हो? जब सारे दोस्त अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था, जाहिद भी नहीं, तो वो सब मुस्कुराने लगे कि शायद रात को डरकर भाग निकला होगा, इसलिए वो कैमरा उतारकर हवेली से बाहर निकल आए। हैरत इस बात की थी कि वहां सब कुछ ठीक था, हर चीज वैसी ही थी जैसे जाहिद को वहां छोड़कर जाते हुए देखा था। है कोई यहाँ? मुझे यहाँ से निकालो, मैं तो पुरानी हवेली में था, अभी कुएं में मैं कैसे आ गया? जाहिद हैरान भी था और परेशान भी। उसे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है। उसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रहा है और फिर अभी जाग जाएगा, लेकिन ये ख्वाब तो टूट भी नहीं रहा। वो काफी गहरा कुआं था। जाहिद के हाथ में अभी भी फोन था। उसने फ्लैश लाइट ऑन की तो वो कुआं काफी गहरा था। उसके अंदर काई जमी हुई थी और कुएं में पानी नहीं था। यही वजह थी कि वो बच गया था। उसका गला खुश्क हो गया। मदद के लिए पुकारते पुकारते उसे शदीद प्यास का एहसास होने लगा। वो मोबाइल से अपने वालिदैन की तस्वीरें दिखने लगा। अपनी बहनें, दादा दादी की तस्वीरों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी ना, लेकिन इस एक शर्त ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और तो और किसी को फोन करके भी नहीं बुला सकता मदद के लिए, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे। कुछ देर के बाद जाहिद को कुछ आवाजें आने लगी। ये कैसी आवाजें हैं? लेकिन कुछ आवाजें सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से आवाजें आने लगी, लेकिन अब पहले से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। यकीनन ये आवाजें किसी के कराहने की थी। जाहिद ने लाइट को कुएं के इर्द गिर्द घुमा कर देखा तो उसे वहां एक दरवाजा नजर आया। पहले तो उसको लगा जैसे आंखों का धोखा है, फिर उसने जरा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वाकई एक दरवाजा है। जाहिद ने उस दरवाजे को हाथ से धकेला, लेकिन वो नहीं खुला। वो दरवाजा काफी जंग आलूद था। जाहिद ने उठकर उस दरवाजे को जोर से टांग मारी तो वो जोरदार आवाज से खुल गया। फिर जाहिद ने अंदर लाइट घुमाई तो वहां एक गार्ड था। कौन है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है यहाँ? मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो झुककर अंदर चला गया। गार्ड के अंदर काफी अंधेरा था। वो हैरान हो रहा था कि कराने की आवाज किसकी थी। वो अभी कुछ कदम ही चला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से वापस पलटने के लिए मुड़कर देखा तो मंजर तब्दील हो चुका था। जाहिद हैरान था कि वो तो चंद लम्हे पहले एक गार में था और अब ये एक खूबसूरत बाग में, जहाँ हरे भरे बागात थे, रंग बिरंगे फूलों से सजाया एक खूबसूरत बाग था ये। अब तो वो कदम भी फूंक फूंक कर रख रहा था। जाहिद, जाहिद! ये वाज़ेह आवाज जाहिद की समाज से टकराई। कोई उसे नाम लेके पुकार रहा था। आवाज यहीं करीब से आ रही थी, जो कि खूबसूरत औरत की आवाज थी। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल थे। वो हैरान था कि इस लड़की को जाहिद का नाम कैसे पता था। मैं आपसे मुखातिब हूँ जाहिद जी, उस लड़की ने कहा तो जाहिद ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। जी फरमाइए, क्या कहना है आपको? देखिए जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए मतलब की बात करें। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले पुरानी हवेली, फिर गहरा कुआं और उसमें दरवाजा, और फिर गार, अब ये बाग। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। शर्त लगा कर तुम्हें बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए प्लीज मजीद परेशान ना करें। जाहिद ने लड़की को गुस्से से घूर कर कहा तो लड़की हैरान हो गई। चलो मेरे साथ, तुम्हें बुखार हो रहा है, भाई से दवा ले लेना, चलो मेरे साथ। ये कहते ही वो लड़की जाहिद का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। जाहिद का सर चकराने लगा, लेकिन बिना चूं चरा लड़की के पीछे चलने लगा। बाग में एक बड़ा सा महल था। लड़की ने अभी तक जाहिद का हाथ पकड़ा हुआ था। जाहिद और वो लड़की जैसे ही महल के अंदर गए तो कतारों में लगे नौकर चाकर गर्दनें झुकाए खड़े थे। जाहिद अभी भी अपने साबका लिबास में था। अंदर बड़े ड्राइंग रूम में एक बहुत ही बड़ी उम्र का एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तकरीबन 100 से भी ज्यादा का लग रहा था। हाय ग्रैंडपा, मैं जाहिद को बाग में से ले आई हूँ। इसे बुखार हो रहा है, अजीब व गरीब बातें कर रहा है, इसलिए तारिक भाई की क्लिनिक ले जा रही हूँ।
उस लड़की का ये कहना था कि उस बूढ़े ने जाहिद को अजीब नजरों से देखा तो जाहिद बूढ़े की नजरों का मफहूम समझ न पाया। हाँ हाँ ले चलो क्लिनिक, ये कहते ही बूढ़ा हंसने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चलो जाहिद, मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलूं। उस लड़की ने ये कहा तो जाहिद हैरान था कि ये सब क्या है, हालांकि वो इनसे अनजान था। फिर जाहिद के कदम लड़की की तकलीफ में उठने लगे। वो खुद बखुद उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। ओह, तो क्या ये सच है कि जाहिद उसी हवेली में था? हम तो कई बार हवेली को अंदर बाहर से देख चुके हैं, लेकिन हैरत है जाहिद हवेली में नहीं है और आपका इल्म ये बता रहा है कि जाहिद हवेली में ही मौजूद है। उमर ने अपने सामने बैठे मीर अली शाह से कहा। मीर अली शाह उमर के मामू थे, जो कि नूरानी इल्म से रोशनास थे, काफी नूरानी शक्ल के थे। जब मीर अली शाह ने कहा कि जाहिद अभी भी हवेली में ही है तो सब दोस्त चौंक गए, क्योंकि सब जानते थे कि जाहिद हवेली में नहीं है। उन्होंने कोना कोना हवेली का छान मारा था। उमर बेटा, आपका हैरान होना ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि वो हवेली बहुत पुरानी है, फिर अरसे दराज से बंद है। यही वजह है कि वहाँ पर आसिबों का बसेरा है। जाहिद ने हवेली में रात गुजारने का फैसला बहुत गलत किया था, इसलिए हवेली के आसेब गुस्से में आ गए हैं। लेकिन अभी भी जाहिद ठीक है। वो आसेब जाहिद को जहनी अजियत दे रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिद पागल भी हो सकता है। इसलिए जाहिद को ज्यादा देर तक हवेली में नहीं रहना चाहिए। और साथ ही ये बताता चलूं कि जाहिद को सिर्फ एक ही इंसान हवेली से लेने जा सकता है। फैसला करो कि तुम में से कौन जाएगा हवेली में, लेकिन याद रखना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कोई भी गलत कदम जाहिद और तुम में से जो कोई भी जाएगा उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। मीर अली शाह जैसे ही खामोश हुए तो सब दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। तब हामिद बोला, बुजुर्ग बेशक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम पांचों इकट्ठे जाकर अपने दोस्त को जिंदा सलामत ले आएं? अगर ये नहीं हो सकता तो फिर मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। हामिद के इस बात पर सब दोस्तों ने हामिद को देखा और फिर मीर अली शाह को। चूंकि हामिद बहुत डरपोक था, इसलिए कोई भी दोस्त हामिद के अकेले जाने के फैसले से मुतमईन नहीं था। मेरा बच्चा, अगर ऐसा हो सकता तो मैं जरूर तुम पांचों को जाने की इजाजत देता, लेकिन तुम्हारे जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ आसेब का सामना तुम कैसे करोगे। मैं ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकता। बाकी सब फैसला करो कि तुम में से कौन एक जाएगा। और हाँ, बाकी सब भी फारिग नहीं बैठोगे, बल्कि यहाँ बैठकर दुआ और वजीफा करोगे, जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, मेरी दुआ तो बहुत लेट कबूल होती है, क्यों ना मैं ही चला जाऊं? शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? यूनस ने कहा तो सब दोस्त मुस्कुरा दिए। अच्छा, अगर बाकियों को कोई एतराज ना हो तो मुझे ठीक लग रहा है। शाह साहब ने सबको देखा तो उन्होंने हाँ में सर को हिला दिया। हाँ तो यूनस, तुम हो बड़े होशियार, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल न करना, सोच समझ कर आगे बढ़ना। मेरी बात को पल्ले से बांध दो। अल्लाह का नाम लेकर जाओ यूनस, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं जाहिद को जिंदा सलामत वापस ले आऊंगा। फिर यूनस अपने सब दोस्तों से मिला और मीर अली शाह की जरूरी बातें जहन में बिठाते हुए हवेली की तरफ जाने लगा। बाकी सब दोस्त भी दुआ को थे। बैरूनी गेट से अंदर आते हुए यूनस बुड़बुड़ाने लगा, अगर कोई हवेली में है तो माफ कर देना, ऐसे बिला इजाजत अंदर आ रहा हूँ। असल में यूनस को हवेली की खामोशी से वहशत हो रही थी। मीर अली शाह की सरगोशी यूनस के आसपास से आने लगी। यूनस इधर उधर देखने लगा, लेकिन मीर अली शाह उसे दिखाई न दिए। यूनस, मैं तुमसे रूहानी ताकत के जरिए बात कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान से अपने काम पर तवज्जो दो। मीर अली शाह की बात सुनकर यूनस खुश हुआ और चुप करके चलने लगी। अब वो बाकायदा हवेली के अंदर था। मीर अली शाह ने यूनस के एक एक गैबी हिसाब खींच दिया था, जिसकी वजह से यूनस को कोई दूसरी मखलूक ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। यूनस अब खुले हॉल में खड़ा था, जहां वो सब दोस्त जाहिद को छोड़कर गए थे। उसे बहुत अफसोस हुआ कि काश वो ये शर्त नहीं लगाते। पता नहीं जाहिद किस हाल में होगा। यूनस बेटा, शाबाश, दिल छोटा मत करो, जो होना था वो हो गया। अब तुम अपने सामने पड़े सोफे को देख सकते हो। यूनस ने अपने सामने देखा तो वहाँ एक सोफा पड़ा हुआ था। तुम ऐसा करो कि इस पे अपना दायां हाथ रख के ये पढ़ो जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो तुम दोहराते जाओ। ये अमल तुम 3 बार पढ़ोगे, ठीक है ना? जी, यहाँ एक सोफा पड़ा हुआ है, आप बताएं, मैं दोहराता हूँ। मीर अली शाह ने जो कुछ पढ़ा वो यूनस ने दोहराया। वो 3-4 कमरों का क्लिनिक था। इस क्लिनिक में इतनी खामोशी और सन्नाटा था कि जाहिद अंदरूनी तौर पर घबरा रहा था। वो लड़की भी जाहिद के साथ ही थी, लेकिन जाहिद ने उससे एक बात भी न की थी। वो क्लिनिक थोड़े से फासले पर ही था। जाहिद और वो लड़की पैदल चलकर क्लिनिक आए थे। उस लड़की ने भी ना बताया कि वो कौन है। जाहिद, आपको पता है कि तारिक भाई ने कितने मुर्दों को जिंदा किया है? और तुम्हें भी तो तारिक भाई ने ही जिंदा किया है, तभी तो तारिक भाई के क्लिनिक में इतना सन्नाटा है, यानी कि मरे हुए इंसानों का यहाँ इलाज होता है। उस लड़की ने ये कहा तो जाहिद का सर चकरा के रह गया। क्या बकवास कर रही हो तुम एक जीते जागते इंसान को मरा हुआ कह रही हो? यानी मैं मर गया था और यहाँ के डॉक्टर ने इलाज करके मुझे दोबारा जिंदा किया है, यानी कि मेरे अंदर दोबारा रूह आ गई है और मैं फिर से जिंदा हूँ।
तुम ये नहीं जानती कि जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी कुफराना बातें करते हुए? जाहिद ने गुस्से से उस लड़की को देखा तो वो मुतमईन खड़ी थी। तभी वहाँ एक आदमी आ खड़ा हुआ जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल थी और उसने व्हाइट कोट पहना हुआ था। क्या हो गया रानिया, अब जाहिद को क्यों लाई हो? क्या हो गया इसे दोबारा? बस थोड़ा सा परेशान हो गया है भैया। कह रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये कह रहा है कि मैं सिरे से मरा ही नहीं हूँ। और अब मैं क्या कहूँ, शायद आप ही से कुछ समझा पाए कि सच क्या है। जाहिद, मैं डॉक्टर तारिक हूँ, रानिया का भाई। रानिया तुमसे ठीक कह रही है कि तुम दोनों का रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें रानिया और तुम्हें बहुत चोटें आई थी। रानिया तो बच गई थी लेकिन तुम मर गए थे। लेकिन रानिया मेरी बहन ये मानने को ही तैयार न थी कि तुम मर चुके हो। तो मैंने तुम्हारा इलाज किया, तकरीबन 1.5 साल लगे तुम्हें जिंदा करने में। अब मेरे पास ऐसे केसेस बहुत से आते हैं और बहुत सारे कामयाब भी होते हैं। तुम मेरे बहनोई हो। झूठ कह रहे हो तुम। नहीं जानता मैं तुम्हें और ना ही तुम्हारी बहन रानिया को। मैं तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं हूँ कि रानिया मेरी बीवी है, बल्कि मैं तो इसे देख भी पहली बार ही रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक शर्त लगाई थी अपने दोस्तों से उस पुरानी हवेली में रात गुजारने की। उसके बाद तो सब बुरा ही हो रहा है। सब लोग सच कहते थे कि ये पुरानी हवेली मनहूस है। वाकई वो मनहूस हवेली है आसेब सता। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। जाहिद तकरीबन चिल्लाने लग गया। वो लड़की अभी भी खामोश खड़ी थी। तभी डॉक्टर तारिक आगे बढ़ा और जाहिद को पकड़ लिया। खामोश हो जाओ जाहिद, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। अच्छे भले तुम ठीक हो गए थे, सब याद आ गया था। फिर से कितने खुश हो गए थे तुम दोनों, हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए थे तुम। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं दोबारा तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। आसिफ बेटा, दानिश और काविश इधर आओ। जाहिद को ऑपरेशन थिएटर ले चलो। चलो आओ, शाबाश, फिर सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। और रानिया खामोश खड़ी थी। जाहिद तो चिल्लाने लग गया। वो तीनों लड़के जाहिद को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाने लगे। देखो रानिया, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता तुम लोगों को। तुम लोग कौन हो आखिर? मैं तो सिर्फ पुरानी हवेली में था जो कि आसिफ ज़दा हवेली है। मैं एक जिंदा इंसान हूँ। ये कहते ही जाहिद ने एक बार सबको देखा तो सब चीखने लग गए। रानिया, डॉक्टर तारिक और वो तीनों मुड़े और बाकी सब नर्सेज वगैरह चीखने चिल्लाने लग गए। और उन तीनों लड़कों ने भी जाहिद को छोड़ दिया। साथ ही उनकी शक्लें बिगड़ने लग गईं। उनके चेहरों से जिंद हटने लग गई और आंखें बाहर को उबलने लग गईं। और फिर इसी तरह वो सब गायब हो गए। जाहिद खौफ से कांप उठा। वो काफी खौफसदा हो गया था और वो क्लिनिक भी भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। वहाँ अब सिर्फ अंधेरे का राज था। जाहिद को कुछ दिखाई न दे रहा था। फिर वहाँ अचानक तेज हवा का झोंका आया और फिर जाहिद अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और सर के बल नीचे गिर गया। उसके बाद जाहिद को कुछ होश न रहा। बेहोश होने से पहले उसने सिर्फ 2 लफ्ज कहे, मनहूस हवेली। यूनस ने मीर अली शाह के कहने पर अमल 3 बार दोहराया। इस दौरान सोफा हल्के हल्के झटके लेने लगा, मगर तीसरी मर्तबा तो हद ही हो गई। सोफा पूरा हवा में उछला और फिर अमल मुकम्मल हो गया। और अमल मुकम्मल होते ही सब नॉर्मल हो गया। यूनस को मीर अली शाह ने पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार किया था कि ऐसा होगा, इसलिए यूनस हैरान तो हुआ लेकिन नॉर्मल ही रहा। अब इस सोफे पर से दायां हाथ हटा दो। मीर अली शाह ने ये कहा तो यूनस ने अपना हाथ हटा दिया तो जाहिद सोफे पर ही सोया हुआ था। यूनस जाहिद को देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ, तो अब यकीनन तुम्हें तुम्हारा दोस्त सोफे पर दिखाई दे रहा होगा। मीर अली शाह ने कहा तो यूनस ने कहा, जी शाह साहब, जाहिद सोफे पर ही सोया हुआ है। तुम ऐसा करो, जाहिद को जगाने की कोशिश करो। मीर अली शाह ने कहा तो यूनस खुशी से फूले न समाया। उठो जाहिद, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जाग जाओ, तुम तो शायद जीत भी चुके हो। जाहिद उठो, शाबाश। यूनस जाहिद को झंझोड़ कर जगाने लगा, लेकिन जाहिद तो गहरी नींद सोया हुआ था। क्या हुआ यूनस, जाहिद जाग नहीं रहा क्या? अच्छा, तुम ऐसा करो कि जाहिद के सर पर अपना दायां हाथ रखो और ये अमल पढ़ो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यूनस ने ऐसा ही किया जैसे मीर अली शाह ने कहा। ऐसा करने से जाहिद उठ बैठा और फिर यूनस के गले लग गया। फिर यूनस के साथ जाहिद हवेली से बाहर निकला तो उसे देखकर सब दोस्तों ने मिलकर हवेली के दरवाजे पर जाहिद को ऊपर उठा लिया और खुशी से नारा लगाने लगे। फिर कुछ घंटे संभलने के बाद जाहिद ने मीर अली शाह और अपने तमाम दोस्तों को अपने साथ बीती तमाम रुदात सुनाई और मीर अली शाह और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मीर अली शाह ने जाहिद को एक तावीज़ दिया जिसे जाहिद ने अपने गले में पहन लिया। कुछ दिनों तक तो जाहिद के सर में शदीद दर्द रहा। गाहे बगाहे वो बुखार में भी मुब्तला होता रहा, लेकिन मीर अली शाह साहब के दिए हुए तावीज़ और चंद वजीफों पर अमल करने से जाहिद को सेहतयाबी नसीब हुई। जाहिद को अब किसी जगह भी कोई आसेब या साए वगैरह का इल्म होता है तो जाहिद उस जगह से 2 कदम नहीं बल्कि 100 कदम दूर भागता है। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज की कहानियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। इसलिए कमेंट में बताया करें आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगती हैं। आगे भी हो नाक
اور پراسرار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دو تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک بھی کرتے. اوکے, اللہ حافظ.